पे एक दर्शक ने सवाल पूछा कि उनके दादाजी ने 1990 में इमारत में निवेश किया था, करीब 20,000 के आसपास शेयर उनके पास हैं और अब वो उसे बेचना चाहते हैं, क्या किया जाए। तो एंकर्स ने उनको बताया कि क्या प्रोसेस है। साथ ही ये भी बताया कि आज की तारीख में, मतलब जिस वक्त ये सवाल पूछा गया था उस दिन की तारीख में उस पूरे निवेश की जो वैल्यू है वो करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की थी। अब यहाँ पर दादाजी थे तो उन्होंने बता दिया। कई दफ़ा ये होता है कि हमारे परिवार में भी कई लोग निवेश तो करते हैं, उन्होंने किया होगा 1990s में, उसके पहले भी किसी भी कारण से, लेकिन उसके बाद वो निवेश को भूल गए और अब वो शायद इस दुनिया में हो भी ना, और हमें कभी भी उस निवेश की जानकारी नहीं मिलती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उस पुराने बीते जमाने वाले निवेश की जानकारी हमें मिल सके और उसे हम क्लेम कर सके? जी हाँ, एक प्लेटफॉर्म है जीवांतिका। इसके जो चीफ मेंटोर हैं वो विजय मंत्री, इस नाम से आप फेमिलियर होंगे। साथ ही डायरेक्टर हैं इसके खगेश चितलांगिया जी। और वो ये प्लेटफॉर्म आपको ये सहूलियत देता है कि आप जाकर वहाँ पर चेक कर सके कि आपके परिवार में भी किसी ने बहुत पहले किसी शेयर में निवेश किया था या फिर नहीं किया था, और आप उस पैसे को फिर क्लेम भी कर सकते हैं। तो आज उसी की पूरी प्रोसेस के बारे में, कैसे ये किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे, बात करेंगे जीवांतिका के डायरेक्टर खगेश चितलांगिया जी से। वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। और ये वीडियो सुनने के बाद अगर आपने चेक किया और अगर आपको भी कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि आपके परिवार भी किसी ने निवेश किया था, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके नीचे सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए चलते हैं खगेश जी के पास। खगेश, जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के, कि 1 लाख करोड़ वर्थ के जो शेयर है वो अनट्रेसेबल है। तो पहले तो ये बताएं कि ये शेयर्स अनट्रेसेबल कैसे हो जाते हैं? डेफिनेटली, बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये शेयर्स हैं ये प्री 2000 एरा के हैं, जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर डीड लग के शेयर ट्रेड हुआ करते थे। ओके। तो ये उस जमाने के शेयर्स हैं। बेसिकली बहुत सारे नए निवेशक जो हैं हर्षद मेहता के दौरान में भी जुड़े थे, और उस समय आपको पता है उतार चढ़ाव के दौरान कोई जो निवेशक जुड़े तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर मतलब बांधा, पोटली में बांधा, रख दिया और हाथ जोड़ लिए कि अब दोबारा इस जगह नहीं आएंगे। लेकिन अब समय के साथ में वो शेयर्स के काफी भाव बढ़ गए। तो ये फिजिकल शेयर्स उस जमाने के आज तक डीमैट नहीं हो पाए। डीमैट नहीं हो पाने की वजह से, और इसके अंदर कुछ जो विशेष कारण है, जैसे लोगों के एड्रेस चेंज हो गए, तो उस वजह से उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, डिविडेंड और या जो भी कंपनी का अपडेट आता था वो पुराने एड्रेस पे आता था। पीढ़ी बदल गई। उस जमाने में जो 30, 35, 40, 45 साल के जो शेयर होल्डर थे, अब वो करीब करीब 70, 75 साल की उम्र के हैं। उनकी अगली जनरेशन को नहीं पता कि भाई एड्रेस चेंज होने के साथ, या वो कन्वे नहीं हुआ जनरेशन के साथ कि भाई हमारे वो शेयर्स थे क्या। और बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे भी हैं जो ब्रोकर के यहाँ से ट्रेड करते थे, तो शेयर्स उनके पास रह गए, उन्हें नहीं ध्यान है कि अगर ये बिक गए हैं या नहीं बिके हैं, या शेयर होल्डर ने ट्रांसफर नहीं कराए, तो भी वो शेयर्स आज तक उनके नाम पे ही लेजर में बोल रहे हैं। तो ये कारण से ये अनट्रेसेबल या अनक्लेम्ड की कैटेगरी के अंदर अपन इनको डिफाइन करते हैं कि शेयर होल्डर को इनके बारे में पता नहीं है। बहुत दिनों पहले, साल तो नहीं, लेकिन आई थिंक किसी न्यूज चैनल पे एक सवाल ऐसा किसी ने किया था, आई थिंक जी बिजनेस पे, जहां तक कि मुझे याद है, हमारे के संदर्भ में किया था कि भाई उनके दादाजी ने करीब 80s में कोई 10-15 हजार शेयर रख दिए थे, वो आज कई करोड़ों के हो गए। लेकिन हाँ, वो बात हमने क्रॉस चेक करी थी। हो सकता है उन्होंने शेयर खरीदे हो, लेकिन पेंडिंग में कुछ भी नहीं थे। लेकिन उस बात से जरूर जो जनमानस है, जो आज के परिस्थिति के लोग हैं या जो पुराने लोग थे, उनके लिए जरूर ये रिकॉल हुआ कि शायद हमने कभी किए थे, और आज ये चीज चर्चा का विषय, आपने बिल्कुल सही कोट किया है, ये चर्चा का विषय बना उस जी बिजनेस के इंटरव्यू से, एक क्वेश्चन जिसने लोगों को शायद घर जाके बहुत मार्केटिंग से भी वो बेनिफिट नहीं हुआ, शायद उनके जो उस क्वेश्चन से बेनिफिट हुआ। तो वहां से लोगों में प्रचलन बढ़ा अपने पुराने इन्वेस्टमेंट को देखने का, संभालने का, और वहां से बहुत सारे लोगों को समझ में आया है कि ये बहुत मुश्किल है उनको रिक्लेम करना। सो अगर मान लीजिए, पहली बात मैं इस पे बाद में आऊंगी कि चेक कैसे करें कि आपके पापा दादा कभी ने किसी ने कोई शेयर लेके रखा था या भूल गए, उसके बाद वो भी गुजर गए और आपको भी आइडिया नहीं है, वो चेक कैसे करेंगे, इस पे हम बाद में आएंगे। लेकिन आपने कहा कि जिनको मालूम भी होता है कि चलो हाँ है, एकाएक रियलाइज हुआ,
तो उसको फिर आपने कहा कि मुश्किल है उसको रिक्लेम करना, करेक्ट। तो वो मुश्किल क्यों होता है रिक्लेम करना? अगर मेरे पास नॉन डीमैट फॉर्म में अगर है स्टॉक्स, तो इतना मुश्किल क्यों है? हाँ, तो इसके क्या है, बेसिकली 6 मेजर इश्यूज हैं और एक सबसेट सबका उसका इशू है। बेसिकली सबसे बड़ा इशू हो जाता है केवाईसी अपडेट। अच्छा। उस जमाने में जब ये शेयर्स परचेज किए गए थे तब बहुत सारे लोग एक तो आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते थे। तो अमूमन जॉइंट फैमिलीज में घर में एक ही मेंबर 50 लोगों के नाम से एप्लीकेशन, और उसमें भी मल्टीपल नाम घर के नाम से लगा दिया। अच्छा। जैसे मेरा नाम खगेश चितलांगिया है तो के चितलांगिया के नाम से लगा दिया, या खगेश कुमार के नाम से लगा दिया। तो आज के समय में आधार और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट एक ही नाम से होता है। तो सबसे बड़ा इशू है कि एड्रेस के साथ नाम और केवाईसी अपडेट आपका आज मेंटेन होना चाहिए। दूसरा इशू आता है सिग्नेचर वेरिफिकेशन का, कि उस जमाने में हिंदी में साइन कर दिया, आज आप इंग्लिश में साइन करते हैं। या 30 सालों के अंदर आपका सिग्नेचर अमूमन बदल ही जाता है, हैंडराइटिंग का फ्लो बदल जाता है। तो दूसरा इशू हो गया सिग्नेचर वेरिफिकेशन। तीसरा इशू हो गया कि आपके शेयर सर्टिफिकेट खो गए, या बोनस आया, स्प्लिट आया, आपको रिसीव नहीं हो पाए। 30 सालों में कई कंपनीज के साथ हुआ है। तो वहां पे आपका डुप्लीकेट इशू ऑफ शेयर्स होगा, तो उसके जरूरी इंडेमनिटी, एफिडेविट, श्योरिटी, ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर की डेथ हो गई, तो वहां पे सक्सेशन और ट्रांसमिशन आपको कराना पड़ता है। तो वो अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस है। फिर आखिरी है कि अगर आपने 7 साल डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी और बढ़ गई। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में शेयर ट्रांसफर हो गए। अब लेयर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाने से डॉक्यूमेंटेशन बढ़ गया, तो शेयर होल्डर के लिए सिक्योर तो हो गया, लेकिन उसको एक हैरेसिंग फीचर हो गया ये कि भाई एक डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस से और गुजरना पड़ेगा। ये सारी चीजों के लिए बहुत डिफिकल्ट है एक आम आदमी के लिए शेयर्स को रिक्लेम करना, उस प्रोसेस से दोबारा गुजरना। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोगों के ये शेयर्स हैं वो आज 60, 65, 70, 80 साल की उम्र के हैं, उनके लिए ये रिविजिट करना डिफिकल्ट है। और जो नई जनरेशन है, सो कॉल्ड मिलेनियल जनरेशन है, उनको ये पता ही नहीं कि इतने पेपर वर्क से भी कोई काम होता है क्या। और उनके पास इतना समय नहीं है। फ्रैंकली बात करें तो बड़े शहरों में आज सुबह जाना, शाम को आना, किसी नहीं के पास खगेश, अगर बताओ कि मेरे पास अगर मेरे दादाजी के पास अगर एमआरएफ के शेयर्स थे या है और उसको मुझे रिक्लेम करना हो तब तो, और उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या है मैं सब पता है, तब तो वी विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेक श्योर कि हम उसको रिक्लेम करें। इंटरेस्ट आता है, लेकिन इंटरेस्ट को एग्जीक्यूट करने में इसके साथ तो एसोसिएटेड टाइम है। जो फ्रेमवर्क है कि अगर आप सक्सेशन ट्रांसमिशन के अंदर जाते हैं और आईपीएफ का इशू है तो आपको 2 साल लग जाते हैं। जी जी। तो वो 2 साल किसी के लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप डेली रेगुलेटेड अपने टाइम से उसमें समय निकालना, पेपर वर्क, कॉन्ट्रीब्यूशन करना, वो सब बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर डिफिकल्ट है, इसीलिए आप सोचिए 1 लाख करोड़ की वैल्यू आज तक फिजिकल में पड़ी है, वरना ये वैल्यू कब का लोग अपना एसेट क्लेम कर चुके होते। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ये लोग तो आप बताएं जिन जो जिंदा है, जिनको मालूम है, उनके लिए रिक्लेम करने का प्रोसेस जो है वो बहुत टीडियस है, इसलिए शायद वो ना ही करे जाके। लेकिन कई दफा ये भी हो सकता है कि दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, पिताजी गुजर गए और मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने कोई स्टॉक में निवेश किया भी था या नहीं किया था। तो अगर मुझे चेक करना हो कि उनके नाम से कुछ है कि नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बेसिकली ये डेफिशिएंसी थी मार्केट में, क्योंकि इसका कोई ऑर्गेनाइज्ड डेटा भी नहीं था। और गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज तौर पे आईपीएफ जैसे जो अनक्लेम्ड है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले गए, बट वहां पर भी वो डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो किसी को भी सर्च करना है तो ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी थी मार्केट में। तो अपन ने, जीवांतिका ने सारा डेटा को ऑर्गेनाइज करके करीब 15 लाख फोलियो अक्रॉस 200 टॉप 200 कंपनीज, जिनकी 30,000 करोड़ की वैल्यू है। टॉप 200 कंपनीज में जो अपने पुराने जो भी कंपनीज आपको टॉप ऑफ द माइंड याद आएगी, रिलायंस, आईटीसी, एलएनटी, एचयूएल, अल्ट्राटेक, ये सब कंपनीज जिन्होंने बहुत फैबुलस फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं 30 इयर्स में। तो वो एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू के जो शेयर्स हैं वो अपन ने एक जगह इकट्ठा करके और पब्लिक के लिए सर्च फॉर्मेट में डाल दिए। जीवांतिका ही अभी नोन सोर्स ऑफ ये शेयर्स का है, जहां पे आप उन शेयर्स को बिना चार्जेस के ट्रांसपेरेंटली ढूंढ सकते हैं। वहां पे आपको नेम, फादर नेम,
कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, फोलियो नंबर क्या है, कितने शेयर्स हैं, उसकी वैल्यू क्या है, ये सब डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। तो आपने कहा जीवांतिका पे ये पॉसिबल है करना कि आप ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कैसे सर्च करूंगी? मैं आपकी वेबसाइट पे जाऊं या ऐप ऐप के थ्रू करूं, और मुझे किस तरह की डिटेल्स यहाँ पर भरनी होगी टू बिल्कुल, आप ट्रेस इट? दो तरीके से इनको सर्च कर सकते हैं। जीवांतिका का एप्लीकेशन भी है गूगल हम्म प्ले स्टोर पे, हम्म जीवांतिका जीवांतिका.com। हम्म जीवांतिका की अगर प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करते हैं हम्म जीवांतिका के जो नाम से है, तो वहां आपको केवल एक मोबाइल नंबर और ओटीपी से रजिस्टर करना है। उसके बाद में वहां पे सर्च का ऑप्शन है, जिसे आप क्लिक करके उसमें डायरेक्ट नेम हम्म और स्टेट, हम्म जैसे मेरा नाम खगेश चतलांगिया है तो मैं खगेश और राजस्थान से मैं हूं तो राजस्थान डाल के सर्च कर सकता हूँ। हम्म तो राजस्थान में खगेश नाम से जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, हम्म। जिनके शेयर्स आईपीएफ में चले गए हैं, वो उस लिस्ट के अंदर शो करेगा। लेकिन वो तो आपके नाम से नहीं होंगे ना? मान लीजिए, अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आप अपने पिताजी के नाम से डाल देंगे, मतलब आप जिस बेसिकली भी अगर मेरे नाम से पिताजी का सर्च नाम कर रहे हैं, अवधेश कुमार सिंह है, तो मैंने हाँ अवधेश कुमार सिंह और वो मुजफ्फरपुर या पटना कहाँ रहते हैं वो जगह डाल देंगे, तो वो लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी बेसिकली। हाँ, कि वहां उस सिटी उस स्टेट के अंदर उस नाम से कितने लोग हैं, वो सारा लिस्ट ओपन होगा। उसमें आप और करीब ये 15 लाख फोलियो है, 30,000 करोड़ के। तो काफी सारे लोगों को उसमें उनका उसका बेनिफिट मिला है। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं और काफी सारे लोगों को उसका बेनिफिट मतलब करीब अभी तक जो आइडेंटिफाई हुए हैं, करीब करीब 2600 लोगों को उनका 1,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू आइडेंटिफाई हुई है अभी तक, जो उन्हें अभी तक नहीं पता थी। तो हम्म। एप्लीकेशन, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। बेसिकली सारा एक्यूमुलेटेड डेटा एक जगह होना, अभी कोई ऐसा दूसरा एप्लीकेशन या ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हम्म। आपको सिंपल मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी मंगा के, और आपको रजिस्टर सिर्फ करना। अपना नाम और स्टेट डालना है, और आप उसके अंदर 200 कंपनी में अपना डेटा सर्च कर सकते हैं। लेकिन यही 200 वेबसाइट कंपनी के है। बाहर अगर कुछ उन्होंने निवेश किया होगा तो उसकी डिटेल्स वहां पर नहीं मिलेगी मुझे, राइट? हाँ, ये 200 कंपनीज में बेसिकली 95 to 97% डेटा जो आईपीएफ में ट्रांसफर हुआ है, हम्म। वो अपन ने कवर किया है। ग्रेजुअली अपना टारगेट है कि अपन इसको नेक्स्ट 700 कंपनीज तक ले जाएं और फिर 2700 कंपनीज तक कवर करें। ओके। बट हाँ, उसमें 95 to 97% कवरेज हो गया है। हो गया। ओके। और अगर हाँ मान लीजिए कि मेरे पिताजी अलग अलग शहर में रहे हैं, जैसे वो पटना में थे या दिल्ली में थे या मुंबई में थे, तो मुझे उस नाम मैं इसको मल्टीपल सर्च में डाल सकती हूँ, राइट? कि एक ही नाम के साथ डिफरेंट सिटीज टैग करके, और उसके हिसाब से भी मैं निकाल सकती हूँ। एग्जैक्टली आप जैसे आपने बताया नाम के हिसाब से आपने स्टेट डाल दिया कि बिहार, हम्म बिहार में भी आपने एरिया लोकेशन डाल दिया कि पटना, और आप सर्च कर सकते हैं। फिर दिल्ली में भी कर सकते हैं, पैन इंडिया सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो डेटा है 15 लाख फोलियो, हम्म। ये करीब 850 सिटीज का में फैला हुआ डेटा है। तो लेकिन एक बात आप बताएं खगेश, कि मुझे कैसे मालूम जैसे कि अगर मैंने अवधेश नाम से सर्च किया और पटना नाम से, मुझे मान लीजिए कि 100 एंट्री मिल जाती है वहां पे कि 100 अवधेश जी ने इस स्टॉक में पैसे लगाए थे। अब मुझे कैसे पता, क्योंकि नाम हम कॉमन भी हो सकते हैं, राइट? मान ले सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर कैसे पता कि वो मेरे पिताजी का ही है किसी और का है? और मैं फिर नेम, फादर नेम, एड्रेस, हाँ ये 3 चीजें डिस्प्ले करता है। तो आप उससे पता कर सकते हैं कि भाई हाँ। नेम फादर नेम से एक मैच हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस भी आपको पता है कि हाँ, मैं इस एड्रेस पे या ऑफिस एड्रेस है या रेजिडेंस का एड्रेस है या हम्म। रेंटल एड्रेस है, तो आपको पता है। और करेक्ट। ये सिर्फ यहाँ से आप चेक करके ही डायरेक्ट क्लेम नहीं हो रहा, ये केवल अपन एक सर्च करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हाँ इसमें से इतने मेरे हो सकते हैं या हैं, क्योंकि एड्रेस और नेम मेरा मैच कर रहा है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो आरटीए कंपनी और आईपीएफ का है, वो अपने लेवल की स्क्रूटनी करते हैं। तो इस तरीके से गलत आदमी को गलत शेयर्स कभी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि मुझे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे पिताजी, ये उनके नाम के शेयर, इसके आगे मैं क्या करूँ? आपका रोल वहां पे खत्म हो जाता है या फिर उसके आगे भी आप असिस्ट करते हैं? लेकिन इसके आगे हमारा बहुत एक्सटेंसिव रोल शुरू होता है। जी। यहाँ तो केवल अपना पर्पस सॉल्व हुआ है कि लोगों को आइडेंटिफाई हो पाए। हम्म इसके बाद से है कम्युनिकेशन आरटीए के साथ में, क्योंकि ये हम्म तो सिर्फ ये है कि ये मेरे शेयर हैं, तो आरटीए से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि साहब ये जो शेयर्स हैं वो मेरे नाम के हैं। तो आरटीए को जब अपन ये कम्युनिकेट करते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट में क्वेश्चंस रेज करते हैं हम्म। कि भाई आपका केवाईसी अपडेट कराओ। और जब अपन फर्स्ट कम्युनिकेशन डालते हैं, वो भी अपने सिस्टम पे ऑटो जनरेट होता है। तो ओके। अपने ऑटोमेशन के बहुत फीचर्स हैं इसके अंदर। तो उस ऑटो में जो लेटर जनरेट होता है, उसमें अपन ये सारे क्वेश्चंस
उनसे पुटअप करते हैं कि हमको केवाईसी अपडेट कराना है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन कराना है, हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं है तो डुप्लीकेट कराने, और डिविडेंड क्लेम नहीं करने की वजह से ये आईपीएफ में चले गए, तो हमारी आप हेल्प कीजिए इसको वापस रिक्लेम करने के लिए। अपन का ये लेटर आरटीए के पास जाता है। लेटर का फिर उसका रिस्पॉन्स, करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स आएगा कि भाई केवाईसी के लिए ये फॉर्मेट है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए ये फॉर्मेट है, डुप्लीकेट के लिए है और आईपीएफ के लिए ये है। जब वो प्रोसेस को किया जाएगा, उसकी स्क्रूटनी होगी, वो बेसिकली अपने आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये शेयर होल्डर जेन्युइन है, तो उनको शेयर्स इशू किए जाएंगे। ओके। ये प्रोसेस ऐसे ही और कितना पूरा आइडेंटिफिकेशन से लेकर ये पूरे एंड प्रोसेस तक में खगेश कितना वक्त लगता है? अगर अपन सक्सेशन हटा दें कि ये शेयर होल्डर अलाइव है और वो अपने शेयर्स खुद क्लेम कर रहा है, और अज्यूमिंग कि ये सारे केवाईसी, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, डुप्लीकेट और नेम करेक्शन, और अगर आईपीएफ में शेयर चले गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 6 to 12 मंथ्स का कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से टाइम लग जाता है। ओके, तो दैट इज, इसीलिए मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा एक शेयर होल्डर के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि इसको कम्युनिकेशन को ट्रैक करना, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना, डॉक्यूमेंट लगाना, और इसके साथ में जो कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दो जैसे डुप्लीकेट है तो श्योरिटी, विटनेस, सिग्नेचर वेरिफिकेशन है तो बैंक से वेरीफाई करना, स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करना, नोटरी कराना, अपना क्लाइंट मास्टर जो आईपीएफ के रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली बनाना, साइन करना, इसमें 200 से ज्यादा इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ती है। मतलब माइनर अपन ले लीजिए, नाम, नेम, फादर नेम, एड्रेस, एज, पैन नंबर, शेयर सर्टिफिकेट की डिटेल्स, डिस्टिंक्टिव नंबर, फोलियो नंबर, अलग अलग कंपनीज के, तो कोई भी इंसान, कोई भी आदमी मैन्युअली इतनी इंफॉर्मेशन करेक्टली फीड करे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। रिजेक्शंस बहुत आते हैं, रिजेक्शन आने से ये प्रोसेस लूप में चलता रहता है। तो ये तो मैं तब बता रहा हूँ 6 से 12 महीने, जब सिंगल प्रोसेस के अंदर आपका क्लेम अप्रूव हो जाए। और कोविड की वजह से ये टाइम समय और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि प्रोसेसिंग में और ज्यादा टाइम लग रहा है, बर्डन हो गया है। हाँ, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है प्रोसेस करने के लिए। ओके, ऑलराइट। और आपकी साइट पे जाके या फिर ऐप पे जाके आइडेंटिफाई करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर उसके बाद आप असिस्ट करते हैं तो उसकी क्या फी है, एक निवेशक जानना चाहेगा कि एग्जैक्टली हमने ये जो लोगों की समस्या है उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करी है, क्योंकि मार्केट में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत थे, जो अपन हिंदी में बोलते हैं माथा देख के तिलक लगाना, कि आदमी का गरज देख के, समस्या देख के कि उसको पैसा कितना जल्दी चाहिए, तो उस हिसाब से अपन कोट कर दिए कि, और लोग उसका सिर्फ डेटा डिस्क्लोज करने का भी पैसा ले रहे थे, जो मुझे ऐसा लगा कि अनएथिकल है। तो बेसिकली अपन ने स्टैंडर्डाइज तो सर्विस करी है, जैसे मैंने आपको इश्यूज बताया, इश्यूज के साथ उनके डॉक्यूमेंटेशन डिफाइन किए, तो वो प्रोसेस अपन ने पूरा ऑनलाइन कर दिया है। तो 2 लाख रुपए से जो कम का फोलियो होता है, उसमें अपन एक फिक्स 25,000 चार्ज करते हैं, जिसमें जीएसटी आपका इंक्लूडेड है, और आपके डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस, आपका स्टैम्प पेपर, नोटरी, कोरियर, डोर स्टेप पे आपको सर्विस इंक्लूडेड है। 2 लाख रुपए से ऊपर का जो फोलियो होता है, सक्सेशन इसमें मैं हटा रहा हूँ, तो उसके अंदर अपन 10% प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं। अच्छा, जिसमें आपकी सारी सर्विसेज इंक्लूडेड है, मतलब आपका डोर स्टेप है, डॉक्यूमेंटेशन है, नोटरी है, स्टैम्प पेपर है, सारी चीजें अपन उसमें इंक्लूडेड रखते हैं। और जैसे वो एक सवाल और आता है, मतलब कि भाई वैल्यू बढ़ती है तो इसके साथ में परसेंटेज में चार्जेस क्यों हैं? बेसिकली लेवल ऑफ स्क्रूटनी और जो कम्युनिकेशन है, उसका जो सोफिस्टिकेशन है वो बढ़ जाता है वैल्यू बढ़ने से। अगर किसी के 50 लाख के शेयर हैं, तो आरटीए, कंपनी और आईपीएफ के ऊपर भी बहुत जवाबदारी आ जाती है कि हम स्क्रूटनी का स्टैंडर्ड बढ़ाएं, क्योंकि ये किसी गलत हाथों में नहीं जाए। तो ये तरीके से इवॉल्व होता है। ओके, ऑलराइट। नॉर्मली जो आईपीएफ के पैसे होते हैं, यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सेबी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो चेक करे किसके शेयर हैं, किसके पैसे हैं और उनको जाके दे? क्या ये इंडिविजुअल की ही जिम्मेदारी होगी क्लेम करने की या ढूंढने की, ट्रेस करने की? हाँ, देखिए, वैसे हर चीज में गवर्नमेंट को या पब्लिक अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान होता है, लेकिन ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई, खड़ी क्यों हुई? क्योंकि शेयर होल्डर का नेग्लिजेंस है।
उसने अपने एसेट का ध्यान क्यों नहीं रखा? आप कोई सड़क पे चीज भूल जाए और फिर सरकार को दोष दें कि मेरे घर क्यों नहीं वापस पहुंचाया, तो ये गैर जिम्मेदारी वाली बात है। तो ये जो सर्विस चार्जेस है, हम तो खुद चाहते हैं कि इसको कोई सब्सिडाइज कर दे, लेकिन इसको सब्सिडाइज कौन करेगा? अब दूसरा बात आती है कि इसमें प्लेयर्स कौन है जो ये प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट प्राइवेट एजेंसी है जो कंपनी के बिहाफ पे डेटा को मैनेज कर रही है। कंपनी के एंड पे ये कॉस्ट है। जो शेयर होल्डर्स ने शेयर डीमैट नहीं कराए, तो कंपनी का काम, आज कोई रिलायंस है तो रिलायंस का काम ये थोड़ी है कि वो उनके 8 लाख जो फिजिकल शेयर होल्डर है उनका डेटाबेस को मैनेज करे। उनका बिजनेस कोई और है, तो उनके लिए कॉस्ट सेंटर है। तो ये शेयर होल्डर की नेग्लिजेंस का खामियाजा ये कंपनीज भुगत रही है। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज तो फिर भी मैनेज कर सकती है अपने फंड से, जो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज है उनके लिए कॉस्ट सेंटर है। राइट। तो उसका जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस का पार्ट शेयर होल्डर का नेग्लिजेंस से ही अराइज हुआ है। इसका कहीं ना कहीं कॉस्ट उसको देना पड़ेगा। अब तीसरी बात है गवर्नमेंट की, भाई गवर्नमेंट क्यों नहीं दे देती? तो वही बात आती है कि भाई गवर्नमेंट पब्लिक इंडिविजुअल की नेग्लिजेंस को कलेक्टिव कॉस्ट से कैसे पे करेगी? करेक्ट। मैं नेग्लिजेंस हूं तो आप उसको, आप सरकार तो आपके पैसे से मेरे को भुगतान करेगी। तो ये कहाँ तक जायज है कि इंडिविजुअल की नेग्लिजेंस को कलेक्टिव कॉस्ट नहीं हो सकती उसकी? और सरकार तो सिर्फ इतना कर सकती है कि काफी बीच में फ्रॉड हुए थे कि शेयर होल्डर का जो डेटा है, तो आरटीएस के अंदर में उसका बहुत फ्रॉड हुआ कि भाई लोगों ने अपने नाम ट्रांसफर करा लिए। तो सरकार तो उसको सिक्योर कर सकती है, आपके हित का बचाव कर सकती है, लेकिन उसको लेने तो आपको ही आना पड़ेगा। आपने कहा कि जहां सक्सेशन इन्वॉल्व नहीं होता है वहां पर भी 6 से 12 महीने का टाइम लग सकता है, और जहां पर सक्सेशन इन्वॉल्व है वहां फिर ये और लंबा जाता है पूरा प्रोसेस। हाँ, क्योंकि सक्सेशन के लिए एक नया इंस्टीट्यूशन है कोर्ट। आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो कोर्ट से लेना पड़ता है। तो हाँ, तो बेसिकली आप जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया है। फिर आप जो भी सक्सेशन जो भी उत्तराधिकारी हैं वो सब जाके लें, तो इसमें 3 महीने से 9 महीना साल भर तक का एक्स्ट्रा समय लग सकता है। अरे बाप रे बाप, मतलब आसान नहीं है। मतलब सबसे आसान काम है आपके जो वेबसाइट है ऐप के थ्रू जाके ट्रेस कर लेना कि मेरे पास या मेरे पापा दादा के पास कोई स्टॉक था कि नहीं था नॉन डीमैट फॉर्म में। वहां तक वाला काम आपने एकदम आसान कर दिया। उसके बाद आप हैंड होल्डिंग देते हैं कि चलो आई विल सपोर्ट यू, आई विल हेल्प यू और असिस्ट यू इन रिक्लेमिंग दैट अमाउंट। करेक्ट, वेरी नाइस। और मैं इसमें अगर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, सर्विस चार्जेस के पार्ट पे जो मैंने एक चार्जेस रखा था, हम उसको जितना रेशनलाइज कर सकते थे, और बेसिकली हमने वो कोशिश करी है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। भाई आज अगर किसी को 1 साल का समय रेगुलर प्रोसेस में हमारे साथ भी लगता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम ही सर्विस चार्ज हो कि इंटरेस्ट रेट से, या जो भी वो अपनी मेहनत लगाएगा, तो हम जितना रेशनलाइज कर सकते थे। और समय के साथ अगर और अलाउ किया जाएगा तो मतलब टेक्नोलॉजी या क्या इवोल्यूशन होता है, तो जरूर वो बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा। एक चीज है जो यूजर को रहता है कि नहीं मेरे तो कुछ शेयर्स नहीं होंगे, या नहीं ऐसा कोई हमारे घर में कोई लगाता नहीं था शेयर्स। तो मुझे लगता है कि दे विल बी इन फॉर सरप्राइज। उनको बहुत सबसे ज्यादा सरप्राइज होता है कि जो लोग ये मानते हैं कि नहीं हमारे तो नहीं हो सकते, हम तो सब संभाल के रखेंगे। 110% श्योर मेरे घर में किसी का नहीं होता। तो इवन उन लोगों के शेयर्स तो जरूर मिलते हैं, क्योंकि ऐसा कमी देखने में आया है कि लोग सर्च करें, और मुझे लगता है कि खुद के नहीं भी मिले तो अपने जरूर फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के जरूर मिलते हैं। बट आई एम क्यूरियस, आई विल गो एंड चेक आज पापा के नाम पर जरा देखूं कि पापा ने कुछ किया था। अक्रॉस इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया कि मोर देन 850 सिटीज हैं जिन एड्रेसेस के शेयर्स हैं। तो इजंट इट, मतलब सरप्राइजिंग नहीं है कि 850 सिटीज से लोग शेयर्स की एप्लीकेशन लगाते थे। अनइमेजिनेबल बात है कि ऐसा भी होता था क्या तब? बिना टेक्नोलॉजी के इतना पेनिट्रेशन था, इतने दूर दराज से भी लोग एड्रेसेस पे लगाते थे। जरूर कुछ शहरों में, बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में कंसंट्रेशन ऑफ डेटा है, बट मेरा एक और कहना है पब्लिक को कि आपका ये पैसे को आप इग्नोर मत कीजिए कि भाई लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, बट ये आपका पैसा है, आप इसको वेस्ट मत कीजिए। एक छोटे से एफर्ट के चक्कर में आप इसको इग्नोर कर देते हैं, और ये हैबिट इनकलकेट होती है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में। जब आप अपने रकम, अपने एसेट के लिए थोड़ा सा एक्टिव होंगे, तो वो आप आज के एसेट में भी रिफ्लेक्ट करेगा।
अगर वहां नेग्लिजेंस रही है तो वो नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं आज भी आपको फिर नजर आएगी। तो एज अ हैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अपना एसेट को सिक्योर करना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच खगेश, ये बहुत ही अहम जानकारी हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर के साथ शेयर करने के लिए। और अगर आपके, अब आई एम श्योर मैं तो खुद जाके एक बार जरूर चेक करूंगी, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक बार वो भी किसी और वजह से ना सही तो एटलीस्ट ग्रीड की ही वजह से कि देखें कि हमारे पास भी कुछ पैसा शायद आ जाए, यू नेवर नो टाइप में। एग्जैक्टली, यू नेवर नो। और लोगों को मिले हैं, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ फिगर नंबर वाइज भी, कि मोर देन 2600 पीपल, 2600 से ज्यादा लोगों को 1000 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ आइडेंटिफाई हुई है, जो उनको आज के पहले से नहीं पता था। और मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू है। करेक्ट करेक्ट। गवर्नमेंट मतलब अगर इसको अपन वो करते हैं ना कंपैरिजन, कि आज सरकार को बोलो कि आज 1000 करोड़ की कोई सब्सिडी दे दे तो सरकार नहीं दे सकती है जी। लेकिन अपने आप में अगर इकोनॉमी में ये 1000 करोड़ आए तो बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट से बहुत फायदा होगा। जी 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 जी। तो ये है मिस्टर खगेश चितलांगिया, राइट सर, नाम सही है मैंने बोला आपका? बिल्कुल एग्जैक्टली। जो डायरेक्टर हैं जीवांतिका के। और अगर आपके मन में कोई और डाउट आ रहा है इस पूरे प्रोसेस को लेकर, आप नीचे कमेंट कीजिए, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, एंड आई विल पर्सनली गेट इन टच विथ खगेश एंड आई विल मेक श्योर कि आपका जवाब आपको मिल जाए। और कोई डाउट है तो आप वीडियो कैसा लगा, फीडबैक जो भी आपको लिखने का मन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। जाने के पहले चैनल सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।